नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनावी नतीजों का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और मतगणना अब कुछ ही घंटे जो हैं वो अब गिने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस लगातार सरकार बनाने के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार फिर उन्हीं की बनेगी। राजस्थान में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस नेता और सीएम केसीआर हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल हवा कांग्रेस की तरफ बता रहे हैं। और एनडीटीवी ने पोल ऑफ पोल्स किया, यानी कि जो एग्जिट पोल्स थे उनको देखकर पोल ऑफ पोल्स जो किया है एनडीटीवी ने, उसका जो नतीजा है वो भी आपको बताते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो 104 के साथ बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है इस पोल्स ऑफ पोल में। कांग्रेस को 85 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में 124 के साथ बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को 102 सीटें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में 49 के साथ कांग्रेस को बहुमत और बीजेपी को 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। तेलंगाना में 62 के साथ कांग्रेस को बहुमत और बीआरएस को 44 सीटें। मिजोरम की बात करें जिसका 4 दिसंबर को फैसला आएगा, तो एमएनएफ को 14, जेडपीएम को 17 और कांग्रेस को 7 सीटें इन सब के बीच मिलती दिख रही हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो पोल ऑफ पोल्स के हैं। कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे। अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठे। जनता बदलाव चाहती है और जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को जरूर देगी। सवाल कितनी सीटों को लेकर के आसान देता है ये कल पता लग जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे नतीजों को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट। सर कल नतीजे आने वाले, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बताया ना, सुपर कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर। प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। तो दावा सबका यही है कि जीतेंगे और हर पार्टी यही कहती है, लेकिन असल जो फैसला होता है वो तो जब मतगणना शुरू होती है उसके बाद ही होता है। तो पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिनती होगी, उसके बाद फिर बाकी मतों की गिनती शुरू होगी। कल 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि किसका पलड़ा कहाँ भारी है, कौन कहाँ सरकार बना रहा है। जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। सीधा जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ का बड़ा सीधा सीधा एग्जिट पोल में दिया हुआ है, सब एक ही तरफ की हवा बता रहे हैं। बिल्कुल, जो एग्जिट पोल आए हैं छत्तीसगढ़ के उसमें एक ही तरफ की हवा है। अगर आप जितने भी एग्जिट पोल हैं अगर उनको उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस को 40 प्लस सीटें मिलती नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो लोअर आंकड़ा है वो 30 सीटों से शुरू होता है और कांग्रेस का जो लोअर आंकड़ा है वो साइड है वो 40 सीटों से शुरू होती है। अब किसकी सरकार बनेगी उसके लिए हमें बहुत कम वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 9 बजे हैं, कल 11 से 12 बजे के बीच में रुझान क्लियर हो जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रुझान आए हैं उन रुझानों के आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिलता नज़र आ रहा है। हालांकि इस एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस में खुशी है तो भारतीय जनता पार्टी भी खुश इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2018 के चुनाव में 15 सीटें जीती थी। फिर बीच में 2 उपचुनाव हुए, उनमें दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी नहीं रहे उनकी जगह पर जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में 13 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि उसका भी 100 से 150% का ग्रोथ एग्जिट पोल में नज़र आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भी बात हुई थी तो उनका दावा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बना रही है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी दावा कर रहे हैं कि 52 से 55 सीटें आएंगी। लेकिन उसके लिए अब बहुत कम समय बचा है। अब ये कह सकते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज कयामत की रात है और मंथनों का दौर और जो फीडबैक का दौर है ये दोनों पार्टी में चलता रहा और कल जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी उसके बाद से
गहमा गहमी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और छत्तीसगढ़ के लोग जानना भी चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर सरकार किसकी बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और कांग्रेस को नुकसान जरूर है इस बात का, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा समय में अगर देखें तो 71 विधानसभा हम आपके पास जुल्फिकार एक बार हम बता दें अपने दर्शकों को कि जयपुर से हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह भी जुड़ रही हैं और राजस्थान की रिपोर्ट हम हर्षा से लेंगे। जी जुल्फिकार। तो कांग्रेस के पास जो है ना 71 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस ने अभी तक के इतिहास में जब से छत्तीसगढ़ बना है तो कांग्रेस ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल की है। और इसके पहले के जितने भी चुनाव रहे हैं तो अगर देखें तो बहुत कम मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2003 के चुनाव हो, 2008 का हो, 2013 का हो, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में रही है। लेकिन जब सत्ता से हटी तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है, और वो भी ऐसी नहीं है 100 से 200% तक की भी एग्जिट पोल में बढ़त नजर आ रही है। क्योंकि 13 का अगर देखें तो 13 से 39 विधानसभा सीट जीतने के भी एग्जिट पोल में आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन दावे अपने अलग अलग हैं। अब आगे देखेंगे जुल्फिकार, अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। अब आगे देखेंगे कि एग्जिट पोल सही थे और कितने सही थे या फिर बिल्कुल गलत थे, क्योंकि कई प्रकार के नतीजे आते हैं एग्जिट पोल। जब हमने देखा है किस किस तरह से क्या क्या होता है एग्जिट पोल के बाद। तो बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार। अब हम हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं। हर्षा, एग्जिट पोल की बात हर जगह हो रही है, लेकिन असल तो फाइनल जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो एक बार जब ईवीएम खुलते हैं तभी होता है। जी देखिए, यहाँ पर अब कल चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं और यहाँ पर एक अहम बैठक हो रही है बीजेपी ऑफिस में। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको मालूम है कि पूरी तरह से एक तरह से जो चुनावी कमान है उन्होंने संभाल रखी थी सीपी जोशी के साथ, और चंद्रशेखर जी जो यहाँ पर हैं वो भी हैं, नारायण पंचारिया जो चुनाव प्रबंधन की जो समिति है वो लोग सब यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या अहम है इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि कल जो भी नतीजा आएगा यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके गए हैं या कह के गए हैं कि भाई बीजेपी का प्रचंड बहुमत आने वाला है। लेकिन फिर भी हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहती है। तो जैसे रेबल्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनसे भी संपर्क साधा गया है, उनसे भी बातचीत की गई है, और अगर एमएलएस को कहीं लेके जाना है तो वो भी उस पर भी सोच विचार और उसकी भी पूरी तरह से तैयारी रहेगी। तो जो भाजपा के जो अहम जो लोग थे जिन्होंने इस कैंपेन को पूरी तरह से मैनेज किया है, सीपी जोशी, नारायण पंचारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रशेखर जी, उनकी एक अहम मीटिंग हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे उसके बाद में हो सकता है कि जो उनकी पार्टी की आला कमान के जो लीडर्स हैं वो परसों के दिन जयपुर भी आ सकते हैं। तो किस तरह से सारी व्यवस्था रहेगी, इस सब की तैयारी है। वैसे ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बीजेपी को एज है, लेकिन दो एग्जिट जो पोल्स हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बहुत ही क्लिफ हैंगर रहेगा, और ऐसी स्थिति में किन लोगों से संपर्क साधना ज़रूरी है उन सब की चर्चाएं हो रही है। वैसे भी पिछले एक हफ्ते में काफ़ी इंडिपेंडेंट्स और रेबल से संपर्क साधा गया है। उनको भी बताया गया है कि जो हुआ सो हुआ, या जो भी मजबूरियां रहीं, लेकिन आपकी घर वापसी हमेशा आपके लिए ये रास्ता खुला रहेगा। तो इस तरह से जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो वापस जोधपुर जा सकते हैं, और कल जोधपुर सुबह रहेंगे और फिर दोपहर तक जयपुर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी बातचीत के लिए। और तो इंतज़ार सबको बस यही है कि कुछ घंटे बीते उसके बाद जो मतगणना है वोटों की वो शुरू होगी। और इस सब के बीच यहाँ पर दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए के पहले ही दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मोइत्रा की बर्खास्तगी के लिए उसी दिन एक प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। सत्र पर विचार के लिए आज हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी और कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करवाने की मांग की है।
संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत की नींव पहले दिन ही पड़ने की संभावना है। महुआ मोइत्रा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी ये बात साफ हो गई। बैठक में महुआ मोइत्रा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर पहले चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने भी तृणमूल कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि चर्चा होनी चाहिए। सोमवार यानी 4 दिसंबर को सत्र के पहले दिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद सोमवार को ही सरकार महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी के लिए एक प्रस्ताव लाएगी। महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे, जिस पर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। विपक्ष की मांग पर सरकार ने कहा कि चर्चा करवाए जाने का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इस तरह सदस्यों के अधिकारों को छीनने के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, और हम मानते हैं कि जिन्हें जनता ने चुना है उन्हें बैठ के एक समिति से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों को किया है। सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस की मांग की गई। इनमें जाति जनगणना, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग, संघीय ढांचे पर हमला और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस ने लद्दाख में चीनी अतिक्रमण और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लिए मनरेगा का पैसा रोकने का मामला भी उठाया। किसी न किसी हालत में सदन में चर्चा न हो ऐसा वातावरण बनाया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो मुद्दा पिछले 3 सालों से कि चीन ने हमारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, हमारे जवान नहीं जा पा रहे हैं वहाँ उन चौकियों पे। महंगाई बेलगाम होती जा रही है, सरकार न कोई कदम उठा रही है न करने देती है। जनगणना का मुद्दा सामने है, प्रदेश सरकारें कहती है केंद्र करे और केंद्र उस पर कोई कार्रवाई करने को नहीं तैयार। मणिपुर सुलग रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप देखें तो कई मुद्दे हम लोगों ने जो उठाए हैं उसमें ये भी है। सरकार की ओर से सत्र के दौरान कुल 19 बिलों पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें 7 नए बिल भी शामिल हैं। नए बिलों में जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला बिल बेहद अहम है। वहीं 3 बिल ऐसे हैं जिन पर विवाद हो सकता है। तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून बनाने को लेकर है। कांग्रेस और दक्षिण भारत के दलों को तीनों बिलों के नाम को लेकर गहरा ऐतराज है। इन पार्टियों का कहना है कि बिलों का नाम हिंदी में क्यों रखा गया है। उनकी मांग है कि इन बिलों के नाम अंग्रेजी में भी रखे जाएं। तीनों बिलों के नाम इस प्रकार हैं: भारतीय न्याय संहिता, जिसे आईपीसी की जगह लाया गया है; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे सीआरपीसी की जगह लेने के लिए लाया गया है; भारतीय साक्ष्य विधेयक, जिसे साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह लेने के लिए लाया गया है। The bills are also now we have seen. हमने बिल देखा, उसमें कहीं भी इंडिया नाम नहीं है, सिर्फ भारत या कुछ और लिखा है जो हम नहीं समझ सकते। सरकार अंग्रेजी के खिलाफ है, वो हिंदी भाषा को हमारे दक्षिण भारतीय लोगों पर नहीं थोप सकती। हमारी भी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। We are for our language also, our culture. Most of the members in the all-party meeting have demanded for reconsideration of imposing Hindi in the name of criminal. पार्टी मीटिंग के ज्यादातर सदस्य ने हिंदी थोपे जाने पर पुनर्विचार की मांग की है। सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस साइट के नाम पर हिंदी थोप रहे हैं। जो लोग साउथ इंडिया से आते हैं उन्हें ये भाषा समझने में परेशानी होती है। So that has to be reviewed. That is one of the general demand which was made by most of the members in the House. शीतकालीन सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक सत्र है, क्योंकि अगले साल
जनवरी में होने वाला बजट सत्र महज 7 से 8 दिनों का ही होगा, जिसमें अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जाहिर है सत्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करके अपना राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तब तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके रहेंगे और सत्र का स्वरूप कैसा रहेगा, वो सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं, ये काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कैसे आते हैं। वैसे संसद के हंगामेदार होने की ज़मीन पहले ही दिन तैयार हो जाएगी जब महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके सैनिक फार्म्स में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत फैल गई है। दिल्ली पुलिस, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। करीब 40 लोगों को इस मिशन में लगाया गया है। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। वन विभाग ने 2 बड़े जाल भी मंगाए हैं ताकि इसे पकड़ा जा सके और सीसीटीवी में ये तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं। सैनिक फार्म्स की ये तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर लोगों में दहशत है। सर, हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर रात को तेंदुआ देखा गया है। एक वीडियो भी शेयर किया गया था पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो हम यहाँ तकरीबन 9:30 बजे पहुँच गए थे और फिर हम पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बताया कि भाई इस जंगल के अंदर है और एक पुलिस वाले हमारे साथ आए। तो हमने आकर के यहाँ देखा कि भाई एक सैनिक फार्म है, तो उसके अंदर बता रहे थे वो। फिर वहाँ उसके नज़दीक गए, हम लगभग 5 फीट ही दूर थे। तो हमने उसको ऐसे टो किया तो एकदम से उसने आवाज़ करी और वो निकल के भाग गया। फिर तो जाल में आया नहीं और उसको हम गन से भी नहीं कर पाए, बेहोश। तो अभी उसके लिए हमने ट्रैप केज लगा दिए। तो इसमें 2 ट्रैप केज लगाएंगे हम। तो इसमें ये शाम तक फंस जाएगा अगर ये पब्लिक ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। तो जैसे ही शांति मिलेगी तो इधर निकलने की कोशिश करेगा। इसमें हम लगाएंगे तो आ जाएगा इसके अंदर। भोपाल गैस त्रासदी की आज 39वीं बरसी है। 2-3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात भोपाल वासियों के लिए काल बनकर आई थी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी जहरीली गैस ने भोपाल के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और हजारों लोगों को कभी न भूल पाने वाले जख्म दिए थे। उस भयावह रात भोपाल के बहुत से लोग नींद में ही चल बसे और कई लोग हांफते हांफते। इस देश की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भी इसे माना जाता है और 39 साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ की डगर लंबी भी है और मुश्किलों से भरी हुई भी। भोपाल में आज गैस कांड के पीड़ितों डाउ केमिकल का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया इन्होंने और साथ ही लिली टॉकीज के सामने श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ और जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों राज्यों में घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे बर्फबारी के कारण खिल गए हैं। हालांकि कई सड़कें भी जाम हो गई हैं। मनाली, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन बारिश की भी संभावना है। ये तस्वीरें आप बांदीपुरा, पुंछ, सोनमर्ग और लाहौल की देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी हुई है और जो सैलानी यहां पहुंचे हैं इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत मजेदार है, बहुत ही बढ़िया। तो इंडिया एट 9 में आज इतना ही। नमस्कार।